हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द स्मार्ट क्लासेस। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसका क्या रोल है, इसके क्या पावर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपियर होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। जी हाँ, तो बात हो रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। यानी अगर आपने कोई भी अपील करनी हो तो आप फाइनल अपील अपनी कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही कर सकते हो। फंक्शन एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये काम करता है एज ए गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और दूसरा काम करता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, हर किसी को बराबरी का अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पढ़ने का अधिकार है। राइट टू रिलीजन है, ठीक है, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो। तो कुछ राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे राइट्स जो हैं हमें दिए हुए हैं, इनको कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो करता है। अब यहाँ पे मोटो की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो मोटो है वो क्या है, वो यहाँ पे एक संस्कृत की लाइन है वो ली गई है, यतो धर्मा ततो जया, मीन्स वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। तो जहाँ पे धर्मा की बात होती है वहीं पे विक्ट्री भी होती है। तो धर्मा मीन्स इट मीन्स द पाथ ऑफ राइटनेस, ठीक है, जहाँ पे सच्चाई का रास्ता हो। तो वही लिखा है वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। ओके, तो लोकेशन कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की, वो है तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली। और आर्टिकल 124 से 147 जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। तो इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछते हैं। तो आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मतलब आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम था वो कैसा काम करता था। इसमें दो एक्ट्स को आप याद रखेगा। पहला है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्रिएटेड फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। तो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इस एक्ट के तहत एट फोर्ट विलियम कोलकाता। तो ये बनाया गया था कोलकाता में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 एस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट। तो यहाँ पे बनाया गया था फेडरल कोर्ट इन 1937। कब बनाया था, 1937 में। सर्व्ड एज डायरेक्ट प्रेसिडेंट टू मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट, यानी जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले ये हुआ करता था फेडरल कोर्ट, जो बनाया गया था 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। आगे चलते हैं। अब है सुप्रीम कोर्ट, मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट। तो बनाया गया कब, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 28 जनवरी 1950। डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवेसी काउंसिल, ये दोनों मतलब मर्ज होते हैं, खत्म होके बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद। फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज एच जे कानिया। तो इनको आप याद रख सकते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो एस्टेब्लिशमेंट की डेट 28 जनवरी 1950 की थी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेंच कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। तो अभी की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट की जो करंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, एक चीफ जस्टिस है और 33 जो है वो जजेस हैं, और टोटल स्ट्रेंथ है वो है 34। वो है जिस दिन अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की डेट, यानी इट इज़ मई 2026। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जजेस हैं। अब अपॉइंट कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है अपॉइंटमेंट को लेकर। जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की वो कैसे होती है, तो अपॉइंटमेंट होती है तो उसको कहते हैं द कॉलेजियम सिस्टम, ए मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ग्रुप ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस फॉर्मुलेट रिकमेंडेशन, यानी जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो रिकमेंड करते हैं, यानी अपनी रिकमेंडेशन देते हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को देते हैं। और फिर वो रिकमेंडेशन जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, और बाद में जो है जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है अभी की डेट में अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं,
प्लस उसके साथ 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी ये रिकमेंडेशन देते हैं किसको, ये रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कौन नए जजेस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और बाद में वो रिकमेंडेशन जाती है भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास जाती है और अपॉइंटमेंट होती है। कभी क्या होता है कि अगर डिफरेंसेस हो जाते हैं कॉलेजियम और सरकार के बीच में, कोई डिफरेंस हो जाए तो सरकार जो है वो नाम वापस भेज सकती है कॉलेजियम को, लेकिन एक बार ही भेज सकती है। अगर कॉलेजियम ने फिर से वही नाम रिकमेंड कर दिया तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपॉइंटमेंट करने के अलावा। आगे चलते हैं। अब इसमें आती है द पार्ट ऑफ बेंच क्वालिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जब जजेस किसी को जज अपॉइंट किया जाता है तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। पहला है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहला तो हो गया कि वो इसी देश के सिटीजन होते हैं। नंबर दूसरा, हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स, वो कम से कम हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है कितने साल तक, तो कोई भी वो जो जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो होते हैं कम से कम, वो हाई कोर्ट के भी जज रहे होते हैं कम से कम 5 साल, चाहे वो एक हाई कोर्ट में हो या हाई कोर्ट इन सक्सेशन भी हो सकता है। दूसरा है एडवोकेट फॉर 10 ईयर, तो हाई कोर्ट का कोई भी वकील हो सकता है जिसने प्रैक्टिस की हो कम से कम 10 साल, या एक हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की हो, या हाई कोर्ट इन सक्सेशन हो सकता है। उसके अलावा ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन प्रेसिडेंट ओपिनियन, या हो सकता है कि ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन प्रेसिडेंट ओपिनियन, या जो देश के प्रेसिडेंट हो उनके ओपिनियन में वो एक क्या हो, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन की बात। आगे चलते हैं। अब आते हैं पावर एंड जुरिडिक्शन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पहला आता है आपका आर्टिकल 131, ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी चीज को लेके, या स्टेट्स में ही आपस में डिस्प्यूट होता है। मान के चलिए दिल्ली और राजस्थान के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी दूसरा कोर्ट नहीं है जो उस मामले को सुन सकता है, उसको कहते हैं हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ये किसके पास होती है, ये होती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है जो ऐसे मामलों को सुनती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है रिट जुरिडिक्शन, डायरेक्ट पावर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है, यानी स्टेट के द्वारा जो है वो वायलेट किया जाता है, तो कोई भी शख्स जो है वो अप्रोच कर सकता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के तहत जो है अलग अलग रिट जो है वो इशू कर सकता है। ऑलरेडी हमने जब फंडामेंटल राइट्स को लेके जो है वीडियो लेक्चर बनाया है, तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप उस वीडियो को देख लो जहाँ पे हमने डिटेल में रिट पेटिशंस को हमने डिस्कस किया है। तो कोई भी शख्स है अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग तरह की रिट जो है वो इशू की जा सकती है। हाई कोर्ट में भी जाने का प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जाया जा सकता है। उसके अलावा होती है यहाँ पे अपीलेट जुरिडिक्शन, हियरिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अगर कहीं पे हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देती है, चाहे वो कोई सिविल मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, तो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना या रिवर्स करना, उसको सिर्फ कौन रिवर्स कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही रिवर्स कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। उसके अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। द प्रेसिडेंट में सीक ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑन इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई लीगल ओपिनियन लेना है तो ले सकते हैं, तो वो किसके तहत होता है, वो उसको कहते हैं हम एडवाइजरी जुडिक्शन। ये रहती है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन आर्टिकल्स को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पावर स्ट्रगल। यहाँ पे बात हो रही है पावर स्ट्रगल की, किसके बीच में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यहाँ पे पावर स्ट्रगल की बात हो रही है, तो कुछ खास तरह के अमेंडमेंट लाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रिएक्शन रहा, इन पे हम बात करते हैं। तो पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, यानी आजादी के बाद ही पहला अमेंडमेंट लाया गया 1951 में, इंट्रोड्यूस 9th शेड्यूल। तो इसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था 9वां शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रोटेक्ट सर्टन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो क्या होता था कि पार्लियामेंट ने 9वां शेड्यूल लाया, अभी की डेट में कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो 9वें शेड्यूल के तहत क्या होता कि पार्लियामेंट बहुत सारे ऐसे लॉज लाती थी
जिनको रखा जाता था 9th शेड्यूल में, ठीक है। अब अगर किसी भी कानून को 9वें शेड्यूल के तहत लाया जाता था तो उस कानून का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 के तहत क्या होता है कि कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो किसी भी कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट लाती है, क्योंकि कानून जो बनाने की जो पावर है, कानून बनाने की पावर होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। कि कानून कभी कैसे बनेगा कि लोकसभा से कोई बिल पास हुई या राज्यसभा से, तो फिर लोकसभा से पास हुई तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो कानून बनती है। तो अब अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को या कि इस कानून में कोई मतलब मैलाफाइड इंटेंशन है या सही नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 13। तो पहले शेड्यूल में क्या था कि बहुत सारे जो 9th शेड्यूल में क्या था कि जो लॉज लाए जाते थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1973 यानी 74 में इसको जो है रिवर्स किया था इस जजमेंट को। आगे दूसरा अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976। तो यहाँ पे 42वां अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में इमरजेंसी के दौरान अटेम्प्टेड टू लिमिट जुडिशियल पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पे जो जुडिशियल पावर है उसको काफी हद तक कम कर दिया गया था। इसको कहते थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको 42nd अमेंडमेंट को। उसके बाद 44 अमेंडमेंट लाया गया 1978 में, रिस्टोर्ड मेनी पावर एंड इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जो जुडिशरी यानी जो भी कोर्ट्स के पावर कम कर दिए गए थे उन सभी को रिस्टोर किया गया था। 44वां अमेंडमेंट लाया गया था, ये लाया गया था किसके द्वारा? ये लाया गया था जनता गवर्नमेंट जो बनी थी इमरजेंसी के बाद। फिर 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 निंजा NJAC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 99th अमेंडमेंट लाया गया था। इसके तहत क्या था कि जो अपॉइंटमेंट्स होती सुप्रीम जो जजेस थे उनके अपॉइंटमेंट कैसे होती, वो होती नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो कोर्ट की जो आज़ादी है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसमें इंटरफेरेंस है, इसका सरकार का सीधा सीधा इंटरफेरेंस है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों पे यानी लैंडमार्क्स जजमेंट्स पे। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस केस है वो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। एक्चुअल में यहाँ पे इशू क्या था? इशू ये था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस फंडामेंटल राइट। यानी क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है, चेंज कर सकती है। तो इस चीज़ पे ये सारा केस था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो क्या था? वो था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में बदलाव ला सकती है। यानी कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हो तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम आज का स्टेटस देखें उस हिसाब से क्या है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि आर्टिकल 368 जो होता है 368 उसके तहत किसी भी पार्ट में यानी इवन फंडामेंटल राइट्स को जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, लाया गया था, उस वक्त इस तरह की कोई भी टर्म जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत सारी जजमेंट्स हैं, रूलिंग है, तो जिसमें डिफाइन किया गया है कि ये एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ये सबसे ऊपर रहेगा। उसके अलावा होगा रूल ऑफ लॉ देश में होगा, ठीक है। और जो जुडिशियल सिस्टम होगा, जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। उसके अलावा फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी होगी, फेडरलिज्म होगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म लिखी नहीं गई है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत सारी इसमें जजमेंट्स हैं, तो उन जजमेंट्स की बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लार्जेस्ट बेंच इन हिस्ट्री, जो ये केशवानंद भारती केस में क्या था कि इसमें 13 जजेस की जो बेंच बिठाई गई थी, तो ये सबसे लार्जेस्ट थी, सबसे बड़ी बेंच थी। एस्टैब्लिश दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है
ये भी पार्ट होगा किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आता है आर्टिकल 13 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब है कि जब भी कोई कानून बनता है, कानून जो है, कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। तो जब भी पार्लियामेंट से कोई कानून बन के आता है, यानी पार्लियामेंट कोई बिल को पास करके फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना जो है सिग्नेचर देते हैं, तो वो कानून बनता है। तो अगर कोर्ट्स को ये लगता है कि जो ये कानून है वो सही नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको जो है नल एंड वाइड जो है करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, जो है उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो इस केस में क्या इशू था, इसमें था आर्टिकल 21 को लेके जो था इसका स्कोप क्या होना चाहिए, जिसमें बात होती है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, इसमें बात होती है 21 के तहत। तो वर्डिक्ट क्या था कोर्ट का वर्डिक्ट ये था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यानी जो भी कानून बनेगा वो कैसा होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। एक्चुअल में हमारे देश में फॉलो किया जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी इसमें क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो होता क्या है कि कोई भी कानून जो है, कानून कैसे बनेगा, तो वो बनेगा एक प्रोसीजर के तहत, यानी एक प्रोसीजर बनाया गया है कि पार्लियामेंट से वो पास होके आएगा, प्रेसिडेंट उस पर असेंट करेंगे, साइन करेंगे, तो कानून बनेगा। तो इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन इस केस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई थी, वो था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या फ़र्क है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये एक्चुअल में लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका ये मतलब होता है कि जो भी कानून बनता है, कोई भी लॉ जो बनेगा, वो रीज़नेबल होना चाहिए, यानी वो जस्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। उसका इंटेंट क्या है, क्या वो सही है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ में क्या होता है कि कोई भी कानून बनाया जा सकता है, यानी वहाँ पे इंटेंट की बात नहीं होती। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो, तो वहाँ पे उसके इंटेंशन की बात होती है, क्या वो जस्ट है, सही है, फेयर है, रीज़नेबल है। तो ये फ़र्क है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ये फ़र्क है। तो इस चीज़ को किसमें डिफाइन किया गया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको डिफाइन किया गया था। उसके अलावा एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी। और उसके अलावा आर्टिकल 21 के तहत जो है एक और चीज़ इसमें एक्सपेंड किया गया था कि हर किसी को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है डिग्निटी यानी इज्जत के साथ वो जी सकता है। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो इसमें इशू क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन यानी ओबीसी रिजर्वेशन। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके जो है ये पूरा केस था। तो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये अपहेल्ड 27% ओबीसी रिजर्वेशन। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसमें ये था कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी थी सरकार ने, उसको वैलिड करार दिया, यानी वो सही है, बट केप टोटल रिजर्वेशन एट 50%। लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन होनी चाहिए वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस में। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था क्रीमी लेयर का। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जब कोई भी, जैसे ओबीसी कैटेगरी में जब कोई भी जो इंडिविजुअल हो, वो अगर अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली वो काफ़ी सही हो जाए, तो उसके बाद उनको एक्सक्लूड किया जाए उससे, यानी वो हिस्सा नहीं रहेंगे ओबीसीज के। तो ये था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। फिर आता है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो इसमें इशू क्या था, मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। तो यहाँ पे मिस यूज़ हो आर्टिकल 356 का जो है वो मिस यूज़ ना हो, इस चीज़ को लेके टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए 356 जो है ये लगाता है प्रेसिडेंशियल रूल स्टेट गवर्नमेंट्स में। अगर कभी ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रन कर रही, मतलब जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, वो रिकमेंड कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसा कोई काम हो रहा है कि जो देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी के खिलाफ हो रहा है। तो उस वक्त जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा देते हैं, कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, 356 का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें वर्डिक्ट आया था, प्रेसिडेंट पावर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो जो राष्ट्रपति की जो पावर होगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी यहाँ पे भी जो है जुडिशियल रिव्यू होगा
फ्लोर टेस्ट आर मैंडेटरी, यानी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि कभी कभी हंग असेंबलीज हो जाती हैं, ठीक है, कि किसी भी पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं होती है। तो इस केस में ये कहा गया था, SR बुमाई केस में ये कहा गया कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाने से पहले पूरा मतलब एक तरीके से पूरा टाइम देना चाहिए हर किसी को कि वो अपना बहुमत साबित करे, फ्लोर टेस्ट करे, यानी किसकी सरकार जो है, अगर किसी के पास मेजॉरिटी है तो वो अपना फ्लोर टेस्ट जो है वो साबित करे। यानी इस चीज़ को मैंडेटरी बनाया गया था कि इससे पहले 356 का यूज़ किया जाए तो पूरा एक मतलब मौका मिलना चाहिए हर किसी को। डिक्लेयर सेकुलरिज्म एज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया था, वो ये था कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका जो है एक बेसिक फीचर है। आगे चलते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो इसमें क्या था, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो काम करती हैं कहीं पे भी, तो उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो, इस चीज़ को लेके एक वर्डिक्ट आया। लेड डाउन मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोटेक्ट द वुमेन सेफ्टी। तो यहाँ पे बात हुई थी वुमेन की सेफ्टी को लेके, यानी जो भी एम्प्लॉयर हों, जो भी जॉब्स वगैरह देते हैं फीमेल्स को, तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। उसके अलावा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन बाय जुडिशरी। तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं औरतों की जो सेफ्टी को लेके, वुमेन्स की सेफ्टी को लेके, तो इनको इम्प्लीमेंट किया गया इस चीज़ में। आगे चलते हैं। उसके अलावा जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का एक फेमस केस है। यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार एंड राइट टू प्रिवेसी। तो यहाँ पे पहला तो ये था कि जो आधार कार्ड को लेके, और दूसरा ये था कि राइट टू प्रिवेसी को लेके ये केस था। तो वर्डिक्ट क्या था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये था कि राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो जो राइट टू प्रिवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है, किसके तहत है, आर्टिकल 21 के तहत है। और ओवर रूल द इन फेमस ADM जबलपुर हिबस कॉर्पस केस। तो एक जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो दी थी ADM जबलपुर यानी हिबस कॉर्पस केस में एक फेमस जजमेंट था। तो उस जजमेंट को रिवर्स किया गया था इस केस में। इस जजमेंट में क्या था कि तब जब इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी, उस वक्त क्या था कि बहुत सारे लोगों को जो है डिटेन किया गया था इमरजेंसी के दौरान। तो उस वक्त क्या था कि ये कहा गया था कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो उस वक्त आप इवन दो कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को लेके वर्डिक्ट दिया था ADM जबलपुर ये हिबस कॉर्पस केस में। तो पुट्टास्वामी केस में इस चीज़ को पूरा जो था वो रिवर्स किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा कुछ और केसेस हैं, जैसे AK गोपालन केस 1950। यहाँ पे क्या था, नेरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 को लेके एक नेरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, सिर्फ ये बात हुई थी यहाँ पे फिजिकल लिबर्टी की। उसके अलावा गोकलानंद केस 1967, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो फंडामेंटल राइट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस केस को ही ओवरटर्न किया गया था, किस केस में, केशवानंदा भारती केस में, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, अलबत्ता जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा मनीरवा मिल केस 1980, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, ये एक तरह के फिलोसफिकल गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है स्टेट्स को कि कैसे उन्होंने जो है अपनी सरकार चलानी है, जिससे हर किसी को जस्टिस मिले, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इन चीज़ों की बात है। फिर यहाँ पे बात हो रही है MC मेहता केस 1987, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। यानी हर किसी को अधिकार है किसका, क्लीन एनवायरनमेंट का। फिर आता है नवताज सिंह जौहर 2018, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377। तो यहाँ पे जो ये 377 का सेक्शन था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। ये एक्चुअल में किसके बारे में ये केस था, ये था LGBTQ राइट्स के, यानी L मीन लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्यूर। तो इनको लेके सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी। तो पहले क्या था
ये जो 377 था ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सेक्सुअल रिलेशन जो बिटवीन सेम सेक्स यानी एक ही जेंडर के अगर उनके बीच में कोई वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन जब ये नवताज सिंह जौहर का केस 2018 में इसमें ये रूलिंग दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो है ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अगर वो चीज़ कंसेंट से होती है बिटवीन द सेम जेंडर्स यानी वो एक ही सेक्स के हों तो तब जो है वो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ फेमस कोट्स हैं। पहले है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लायर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज स्पिरिट ऑफ एजेस। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उन्होंने एक फेमस कोट दी थी। उसके अलावा यहाँ पे जस्टिस एच आर खन्ना ने कहा, द जुडिशरी इज द वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, इफ वॉच डॉग इज वीक द हाउस इज नॉट सेफ। यानी जो जुडिशरी है तो ये क्या है, ये पूरा नज़र रखती है हर चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी एक तरीके से गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके जस्टिस पी एन भागवती कहते हैं, द लॉ इज नॉट ए डेड वुड, इट इज़ ए लिविंग ट्री विच एक्सपैंड विच ग्रोज एंड एक्सपैंड। जो कानून है कोई डेड वुड नहीं है, ये उस पेड़ की तरह है जो ग्रो करता है और एक्सपैंड करता है। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये फाइनल आर्बिटर है जो डिसाइड करता है जब डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा होता है। यानी ओरिजिनल जुडिक्शन की बात होती है जो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है अंडर आर्टिकल 131। सो ये हमने कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखी। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। तो अगली बार मिलेंगे हम अगली बार, और आने वाले समय में हम और ऐसे वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।